अचानक ऐसा क्या हुआ कि भारत सरकार के कुछ अनाउंस करने से पहले ही ट्रंप ने आनन फानन में भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर का ऐलान कर दिया। Let's stop it. Let's stop it. If you stop it, we're doing trade. If you don't stop it, we're not going to do any trade. क्या भारत ने पाकिस्तान के 9 एयरबेस पर ऐसा हमला कर दिया जिससे घबराकर पाकिस्तान ने अमेरिका के सामने इस युद्ध को रोकने के लिए गिड़गिड़ाने लगा। क्या सच में भारत ने पाकिस्तान के परमाणु ठिकाने पर ऐसा हमला कर दिया था जिसके बाद पूरा पाकिस्तान खतरे में आ गया था? आखिर क्यों अमेरिका को पाकिस्तान में बोरोन से भरा अपना न्यूक्लियर टेस्ट एयरक्राफ्ट भेजना पड़ा? पीएम मोदी ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में वो कौन सा हिंट दिया था जिसके बाद पूरी दुनिया ने पलटवार का जवाब देने वाले आज के भारत की नई तस्वीर देखी? फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि सीज फायर का ऐलान करने वाले ट्रंप खुद अपने बयान से पलट गए? वीडियो पूरी जरूर देखिएगा, क्योंकि बीते 10 दिन में पूरी दुनिया ने भारत का वो चेहरा देखा है जिससे आतंकवाद के पीछे से फंडिंग करने वाले देश और ज़रूरत के हिसाब से इंटरनेशनल फोरम पर पाकिस्तान की हिमायत करने वाले देशों की हेकड़ी पूरी तरीके से टाइट हो चुकी है। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें 7 मई से आज तक क्या क्या हुआ सब बहुत बारीकी से समझना पड़ेगा। Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. 22 अप्रैल के दिन जहां पहलगाम में हर रोज की तरह टूरिस्ट एंजॉय कर रहे थे, उसी बीच कुछ आतंकी उनके बीच घुसते हैं, उनका धर्म पूछकर उन्हें गोली मार देते हैं। करीब 42 मिनट तक पहलगाम के उस टूरिस्ट स्पॉट पर मौत का तांडव चल रहा था। अपनी आंखों से आतंकियों को गोली मारते जिन टूरिस्टों ने देखा था, वो इतने खौफ में आ गए थे कि वो भारतीय सेना के जवानों को भी देखकर कहने लगे, प्लीज मेरे बेटे को गोली मत मारना। अरे नहीं हम लोग फौज हैं, हम लोग बैठो हम लोग फौज हैं, बैठो चलो। टूरिस्टों में ये डर इसलिए था क्योंकि आतंकियों ने पुलिस की ड्रेस पहनकर 26 मासूम टूरिस्टों की हत्या कर दी थी। इस पूरे इंसिडेंट के बाद एक बयान आता है जो जनता से लेकर भारत सरकार के लिए सबसे ज्यादा शॉकिंग था। पहलगाम इंसिडेंट के जो आई विटनेस थे, उन्होंने बताया कि आतंकियों ने गोली मारते वक्त कहा कि जाओ जाकर मोदी से बता देना। फिर एक के बाद एक दिन बीतते गया और पूरे भारत से आवाज उठने लगी कि पाकिस्तान पर फिर से स्ट्राइक कर आतंक के पूरे टेरर मॉडल को जड़ से उखाड़ देने का वक्त आ गया है। और फिर हुआ भी वही। रात के 1 और 1:30 बजे के बीच इंडिया का अटैक। एक 1:44 पर सरकार एक प्रेस रिलीज जारी करती है कि भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया है। भारत सरकार बोलती है कि हमने पाकिस्तान के टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया है। टोटल 9 टेररिस्ट बेसेस को हमने निशाना बनाया है और यह अटैक बहुत ही सिग्निफिकेंट है, क्योंकि बस टेररिस्ट साइट जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी पीओके में है, उनको ही नहीं टारगेट किया जाता, बल्कि वो भी साइट्स जो बॉर्डर से कई किलोमीटर दूर पाकिस्तान में भी हैं, उनको भी निशाना बनाया गया है। इन स्ट्राइक्स में क्लियरली ये बताया जाता है कि आज भारत की एंटी टेररिज्म पॉलिसी पूरी तरीके से बदल गई है। बस डिप्लोमेसी से काम नहीं चलेगा, बल्कि इंडिया पाकिस्तान की टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को भी खुद टारगेट करेगा। भारत सरकार अपनी प्रेस रिलीज में ही कहती है कि हमने किसी भी मिलिट्री या फिर सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट नहीं किया है, बस टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को ही निशाना बनाया है। इन अटैक्स के वीडियोस भी रिलीज किए जाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के अगले दिन पाकिस्तान ने भारत की उन 2 शेरनियों कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह के साथ में थे देश के फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री, जिन्होंने ये बताया कि कैसे सेना ने पाकिस्तान के टेरर अड्डों पर एक के बाद एक सटीक हमले कर उन्हें जड़ से मिटा दिया।
आज सुबह जैसा कि आपको ज्ञात होगा, भारत ने इस तरह के सीमा पार हमलों का जवाब देने और उन्हें रोकने तथा उनका प्रतिरोध करने के अपने अधिकार का प्रयोग किया है। ये कार्यवाही नपीतुली, नॉन एस्केलेटरी, आनुपातिक और जिम्मेदारीपूर्ण है। यह आतंकवाद की इंफ्रास्ट्रक्चर को समाप्त करने और भारत में भेजे जाने वाले संभावित आतंकवादियों को अक्षम बनाने पर केंद्रित है। भारत ने पाकिस्तान को साफ संदेश दिया है कि तुम्हारी पनाह में फल फूल रहे आतंकियों ने जिस तरह हमारे देश की 26 महिलाओं के सिंदूर को उजाड़ दिया, उसी तरह हमने पाकिस्तान में बसे टेरर अड्डों को पूरी तरीके से साफ कर दिया है। ऑपरेशन सिंदूर की पहली प्रेस ब्रीफिंग में ही ये साफ कर दिया जाता है कि ये पूरी स्ट्राइक सिर्फ आतंक के खात्मे और सेना के इंटेलिजेंस इनपुट के बेस पर किया गया था, जिसमें पीओके के मुजफ्फराबाद में स्थित सवाई नाला, जो लश्कर तैयबा का एपिसेंटर था, यहीं पर आतंकियों को ट्रेन किया जाता था, जो पहलगाम में हुए आतंकी हमले में शामिल थे। इसके साथ ही सवाई नाला से कुछ ही दूर स्थित सैयदना बिलाल पर भी अटैक किया गया, जो जैश ए मोहम्मद का ठिकाना था। इस आतंकी ठिकाने पर हथियारों को रखा जाता था, जिसका इस्तेमाल भारत में टेरर एक्टिविटीज़ को बढ़ाने के लिए किया जाता था। पीओके के अलावा भारत ने पाकिस्तान के अंदर बसे 4 आतंकी ठिकानों को भी निशाना बनाया, जिसमें मुरीदके का मरकज़ तैयबा था, जहां पर मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड डेविड हेडली और कसाब जैसे आतंकियों को ट्रेंड किया गया था। इंडियन एयरफोर्स ने विजुअल रिलीज किए, ये दिखाने के लिए कि इस लोकेशन को अटैक किया गया था मिसाइल से, वो भी 4 बार। अजमल कसाब और डेविड हेडली भी यहाँ ट्रेन हुए थे। एक और एरिया जिसको अटैक किया गया था वो था मरका सुभान अल्लाह बहावलपुर। ये जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर्स है, जहाँ रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग और इंडक्शन होती थी। विंग कमांडर वेविका सिंह कहती हैं कि ये सारी साइट्स बहुत सोच समझ कर चुनी गई थी, ताकि सिविलियन या मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को कोई नुकसान न पहुंचे। इस पूरे ऑपरेशन के बाद भारत सरकार ने यह भी साफ कर दिया कि अगर पाकिस्तान ने कोई भी हिमाकत की तो ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर की पहली स्ट्राइक में क्लेम किया कि भारत के इस हमले में करीब 35 से ज़्यादा लोग घायल हुए और करीब 8 लोगों की जान तक चली गई, और भारत को इस हिमाकत का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसके ठीक बाद पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और कहा, भारत ने पाकिस्तान में 24 अटैक किए और 6 अलग अलग हिस्सों को निशाना बनाया, जिसका पाकिस्तान मुंहतोड़ जवाब देगा। पाकिस्तान और भारत के बीच तनाव पर पूरी दुनिया के बीच चर्चा हो ही रही थी कि अचानक रात में पाकिस्तानी ड्रोन्स ने भारत के राजौरी और पुंछ डिस्ट्रिक्ट समेत कश्मीर के कुपवाड़ा और बारामूला के इलाकों में हमला कर दिया, जिसमें करीब 50 लोग घायल हो जाते हैं और 15 लोगों की जान चली जाती है। एलओसी के पास हुई इस बमबारी में एक भारतीय जवान भी शहीद हो जाता है। इस हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक कैबिनेट मीटिंग की और इस कैबिनेट मीटिंग में उन्होंने अपने मंत्रियों को इस ऑपरेशंस के बारे में विस्तार से बताया। कुछ ही देर के बाद प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि वो मदद करने की कोशिश करेंगे। रात के वक्त बॉर्डर पर कुछ ऐसा माहौल था कि कब कौन सा बम कहां गिर जाए किसी को पता नहीं चल रहा था। पाकिस्तान लगातार एक के बाद एक मोर्टार और आर्टिलरी फायर तेजी के साथ कर रहा था। युद्ध की तरफ तेजी से बढ़ रहे पाकिस्तान की ये हरकत देख भारत सरकार ने तुरंत ऑल पार्टी मीटिंग बुला ली। राजनाथ सिंह और अमित शाह ने अपोजिशन को बताते हुए लश्कर तैयबा के हेडक्वार्टर्स, मुरीदके में उनके ट्रेनिंग कैंप्स और जैश ए मोहम्मद के बहावलपुर के हेडक्वार्टर्स को टारगेट किया है। द हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने इस मीटिंग में बताया कि कम से कम 100 टेररिस्ट मारे गए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ये कंफर्म करती है कि रात में पाकिस्तान ने अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़ और भुज को ड्रोन्स और मिसाइलों से टारगेट किया है। फिर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कंफर्म ये भी करती है कि उन्होंने लाहौर में पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज कर दिया है। पाकिस्तान इस चीज़ को ये मानने से पूरी तरीके से मना कर देता है, जबकि वो कहता है कि इंडिया ने अपने 25 से ज़्यादा ड्रोन्स सरहद पर भेजे हैं और इस चीज़ का वो जवाब देंगे। पाकिस्तानी ड्रोन्स हमलों के बाद भारत के कई शहरों में ब्लैकआउट घोषित कर दिया गया और जगह जगह पर सायरन बजने लगे। भारत को जवाब देने के लिए पाकिस्तान के करीब 400 ड्रोन्स भारत के बॉर्डर
क्रॉस करते हैं और उनके निशाने पर भारत के करीब 15 सैन्य ठिकाने थे, लेकिन जवाब में भारतीय सेना ने अपना एयर डिफेंस सिस्टम पहले से ही एक्टिवेट कर रखा था और एक के बाद एक करके सभी ड्रोन्स को मार गिराना शुरू कर देता है। द गार्डियन की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने पंजाब के पठानकोट के एयरबेस को भी टारगेट किया। जैसे जैसे भारत पाकिस्तान के बीच तनाव युद्ध में परिवर्तित हो रहा था, वैसे वैसे भारतीय मीडिया के दावे और पैनिक क्रिएट कर रहे थे। कुछ चैनल्स ने यहाँ तक दावा कर दिया कि इस्लामाबाद पर भारत का कब्जा हो गया है। कुछ ने यह दावा कर दिया कि लाहौर पर INS विक्रांत ने हमला बोल दिया है। यही नहीं, कुछ चैनल्स ने बिना वेरीफाई किए ये भी दावा कर दिया कि पाकिस्तान के अंदर भारतीय फौज घुस चुकी है। इसी को देखते हुए सायरन हटाने के लिए भारत सरकार ने नोटिफिकेशन तक जारी कर दिया। जहां भारत का स्टैंड शुरुआत से क्लियर था कि ये लड़ाई सिर्फ आतंक के खिलाफ लड़ी जा रही है, तो वहीं IMF ने पाकिस्तान को 8,500 करोड़ का फंड दान में दे दिया, जिस पर भारत ने साफ कर दिया कि यह पैसा आतंक को पालने पोसने के लिए ही इस्तेमाल किया जाएगा। तो क्या ये कहना गलत नहीं होगा कि जो पाकिस्तान भूखा नंगा है और आतंक के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है, उसे इतना पैसा देकर आतंक को और बढ़ावा नहीं दिया जा रहा? इसका सबूत भी भारत ने पूरी दुनिया के सामने लाकर रख दिया कि कैसे जिन आतंकियों ने भारत को मार गिराया, उनके जनाजे में पाकिस्तानी आर्मी के बड़े अधिकारी मोस्ट वांटेड आतंकी फोटो में साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। अब ये किसका फ्यूनरल है हमें नहीं पता, और ये जो आदमी है वो UN डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हाफिज अब्दुल रऊफ है, जैसे मोहम्मद चीफ मसूद अजहर का भाई, और उसके साथ जो मौजूद है पाकिस्तानी के मिलिट्री के लेफ्टिनेंट जनरल फयाज हुसैन शाह, मेजर जनरल राव इमरान सरताज, ब्रिगेडियर मोहम्मद शब्बीर मलिक, शोएब अहमद बर्थ और डॉक्टर उस्मान अनवर। अगले दिन सुबह 3 बजे इंडिया पाकिस्तान के कई एयरबेस पर अटैक करता है। पहला बम आकर नूर खान एयरबेस पर आकर गिरा। चकवाल में मुरीद के और झंग में रफीकी। नूर खान एयरबेस में पाकिस्तान आर्मी का सबसे इम्पोर्टेंट ऑपरेशन हब है, तो वहीं रफीकी एयरबेस करीब 10 किलोमीटर का एक्शनल रनवे है, जिसे भारतीय सेना ने अपनी स्ट्राइक में पूरी तरीके से उड़ा दिया। 8 मई को पाकिस्तान ने पठानकोट एयरबेस को अटैक करने की कोशिश की। इसके जवाब में इंडिया ने इन एयरबेसेस को निशाना बनाया था। दोपहर में USA सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो मिनिस्टर जयशंकर से वापस बात करते हैं और वो पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को भी कॉल करते हैं। दोपहर करीब 1 बजे प्रधानमंत्री मोदी एक हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग करते हैं, जिसके बाद एक बहुत बड़ी खबर आती है जब पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इशाक डार कहते हैं कि पाकिस्तान एस्केलेट नहीं करेगा, इधर इंडिया भी एस्केलेट नहीं करता। तो 2 घंटे बाद एक सिक्योर मिलिट्री लाइन जो इंडिया और पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस के बीच बनाई गई, उस पर एक कॉल आता है। थोड़ी देर बाद विक्रम मिस्री अनाउंस करते हैं कि दोनों देशों ने डिसाइड किया है कि शाम 5 बजे के बाद कोई भी मिलिट्री एक्शन नहीं लिया जाएगा। जहां पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इस बात को कंफर्म करते हैं, लेकिन इस चीज का क्रेडिट सबसे पहले कौन लेता है? कोई और नहीं बल्कि अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, जो लिखते हैं कि दोनों देशों के कॉमन सेंस की वजह से एक इमीडिएट सीज फायर क्रिएट कर दी गई है। अब एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर एक बैलेंस ट्वीट करते हैं कि दोनों देशों ने डिसाइड कर लिया है कि वो फायरिंग और मिलिट्री एक्शन बंद करेंगे। इंडिया टेररिज्म के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाता रहेगा, जबकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ढोल पीटने लग जाते हैं कि यह अफवाहें पाकिस्तान की कामयाबी के साथ साथ पूरी पाकिस्तानी कौम की फतह है। अब भारत सरकार सीज फायर तो अनाउंस करती है, पर वो कंडीशन भी डालते हैं कि अगर अगली बार एक टेरर अटैक होगा तो उसको एक्ट ऑफ वॉर कंसीडर किया जाएगा। जब भारत ने पाकिस्तान के रावलपिंडी में नूर खान एयरबेस को अटैक किया था, तब अमेरिकन सिक्योरिटी ऑफिशियल बहुत डर गए थे, क्योंकि ये एक एयरबेस की बात नहीं थी। इसके पास में ही पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक प्लान डिवीज़न है और ये उसका हेडक्वार्टर है, जिसकी जिम्मेदारी है कि पाकिस्तान के करीब 170 न्यूक्लियर वेपन्स को ओवरसी करना और उसे प्रोटेक्ट करना। यही वो मोमेंट था जिसके बाद वाइस प्रेसिडेंट JD वेंस ने रियलाइज़ किया कि बात बद से बदतर होती जा रही है। अब 2 सवाल है, या तो पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स को खतरा था या पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन्स को यूज़ करने की सोच रहा था। पहली चीज़ ज़्यादा लाइकली है, यानी पहली चीज़ होने की संभावना सबसे ज़्यादा है।
अब यह ज़रूर हो सकता है कि अमेरिका और दूसरे देशों को यह डर लगने लगा कि अगर भारत इतने करीब आ सकता है तो पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन के हेडक्वार्टर से तो ना जाने क्या हो जाएगा। इसलिए डर के मारे मीडिएट टू मेक श्योर कि सीज फायर हो जाए। पर द प्रिंट की रिपोर्ट ने बताया जो अमेरिका पहले कह रहा था कि भारत पाकिस्तान के बीच नहीं आएगा, वो अपने हालात खुद सुधार लेंगे। वहीं अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप भारत के दबाव के बाद कबूल कर लेते हैं कि उन्होंने सीज फायर के लिए कोई मीडिएशन की ही नहीं। पाकिस्तान और भारत के तनाव के बीच कई चीजें और भी सामने आई जो भारत को जानना बहुत जरूरी हो गया था। जिस तुर्की के लिए जब वहां पर खतरनाक भूकंप आया था तो भारत ने ऑपरेशन दोस्त चलाकर उसकी सबसे पहले मदद की। वही तुर्की भारत के खिलाफ लड़ने के लिए पाकिस्तान में अपना जंगी बेड़ा भेज देता है और साथ ही कई ड्रोन्स और मिसाइलें भी, जिसे पाकिस्तान ने भारत पर इस्तेमाल किया। जिसके बाद भारत के व्यापारियों ने अपनी देशभक्ति दिखाते हुए बायकॉट तुर्की का बिगुल बजा दिया, ठीक वैसे ही जैसे मालदीव के खिलाफ भारत ने किया था। पूरी दुनिया ने देखा कि बायकॉट मालदीव के बाद उसका हाल क्या हुआ था और मजबूरन मालदीव को भारत से माफी तक मांगनी पड़ी थी। इसके बाद एंट्री होती है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिन्होंने राष्ट्र के नाम संबोधन में ये साफ कर दिया कि कैसे भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर उजाड़ने वाले आतंकियों को जड़ से उजाड़ दिया। इसके साथ ही उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी रुका नहीं है, बस स्थगित हुआ है और पाकिस्तान को साफ साफ संदेश देते हुए कहा कि खून और पानी एक साथ कभी नहीं बह सकते। इस बीच पाकिस्तान ने इंटरनेट पर कई फेक दावे किए, जिसमें ये कहा कि आदमपुर पर तैनात S-400 डिफेंस सिस्टम को उड़ा दिया गया है और पूरा सैन्य अड्डा भी ध्वस्त हो चुका है। इसी का सबूत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदमपुर बेस पर पहुंचकर खुद दिया और उनके पीछे S-400 भी साफ खड़ा दिखाई दिया और ये भी दिखाई दे रहा था कि पाकिस्तान इस एयरबेस को खरोज तक नहीं पहुंचा पाया। इस पूरे इंसिडेंट के बाद पाकिस्तान इतना बौखला चुका था कि वो जीत का झूठा जश्न मनाने का कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता था। इसी को दिखाते हुए पाक पीएम शहबाज शरीफ भी टैंक पर चढ़कर अपने मुल्क को झूठे जीत का जश्न मनाने के लिए शामिल कर लेते हैं। और जहां पाकिस्तानी पीएम इस झूठे जश्न को मना रहे थे, वो ना तो कोई एयरबेस था ना ही कुछ, बल्कि एक खेत था जिसे आनन फानन में भारत को जवाब देने के लिए 24 घंटे के अंदर तैयार किया गया था। एक बात तो साफ है कि जंग से कभी किसी का भला नहीं होता। समझने के लिए अतीत के कई उदाहरण हैं और वर्तमान में रूस और यूक्रेन का युद्ध भी है, जो साफ साफ ये बताता है कि युद्ध में जो जाने जाती हैं उनसे ज़्यादा अनमोल पूरी दुनिया में कुछ नहीं हो सकता। किसी का बाप खोता है तो किसी का बेटा और किसी का पति, लेकिन ये बातें नापाक पाकिस्तान के कहाँ समझ में आती हैं। उसकी नज़र तो पूरे कश्मीर पर है कि कैसे पूरा का पूरा कश्मीर पाकिस्तान में शामिल कर लिया जाए, जो कि उसके लिए किसी सपने से कम नहीं है, क्योंकि भारत के होते हुए ये कभी संभव नहीं हो पाएगा। और हाँ, एक बात और, युद्ध होना चाहिए या नहीं इस पर भी देश के अंदर बहुत चर्चा की गई, लेकिन प्रैक्टिकली हम भी और आप भी जानते हैं कि लोग शिवाजी को अपने घर में नहीं बल्कि दूसरों के घर में पैदा होते देखना चाहते हैं। सैनिक अपने घर में नहीं बल्कि दूसरों के घर में बनते हुए देखना चाहते हैं। खैर, पूरे भारत के नागरिकों का जज्बा पाकिस्तान ने तभी देख लिया था जब चंडीगढ़ में सेना में शामिल होने के लिए कैसे लाखों युवा बस भारत के एक छोटे से शहर में इकट्ठा हो गए, जिसकी गूंज पाकिस्तान तक पहुंच गई थी कि एक मौका दो, बस पाकिस्तान को हम छोड़ेंगे नहीं। ये वक्त है उन लोगों का सहारा बनने के लिए जिन्होंने इस जंग में अपनों को खोया, और भारतीय सेना के मनोबल को बढ़ाने के लिए, जिससे वो हमेशा भारत की रक्षा कर पाएं। जय हिंद।